हेलो बच्चों, नमस्ते। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सभी आपके चैप्टर के कम 8 से 10 क्वेश्चन हैं। 8 से 10 क्वेश्चन सभी चैप्टर से। 8 किसी चैप्टर से 8 हैं, किसी चैप्टर से 10 क्वेश्चन हैं। तो हम लोग आने वाला एग्ज़ाम जो जुलाई में स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। एक्चुअली मैंने देखा है, जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्शन किया है 10 सालों में इनका कई बार आया हुआ है। तो हम लोग ये सोचे कि क्यों ना अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा एग्ज़ाम टेस्ट बना दें, जिससे बच्चे देख कर, अगर आप बिस्तर पर लेट के देख रहे हैं तो आपका ये समझ लीजिए कि पेपर तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्या क्वेश्चन है, विद्युत दुर्घटना होने पर सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए। भाई कहीं आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, अगर किसी व्यक्ति को विद्युत दुर्घटना हो गई है तो आप क्या करेंगे। घायल व्यक्ति को तुरंत पकड़ लेना है? नहीं पकड़ना है। क्यों? अगर आप उसको, विद्युत करंट लगा है, अगर आप उसको पकड़ लेंगे तो क्या है, करंट आपको भी लग जाएगा। बिजली की सप्लाई बंद करना चाहिए। हाँ, क्या करना चाहिए, बिजली की सप्लाई बंद कर देना चाहिए। पहले हो सके तो मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। क्या, बिजली की सप्लाई बंद कर देना चाहिए। ठीक है। अगला, पानी डालना चाहिए। क्या उस पर पानी डालना चाहिए? नहीं यार, पानी नहीं डालना चाहिए। क्या, पानी नहीं डालना चाहिए। डॉक्टर का इंतज़ार करना चाहिए। अभी मतलब डॉक्टर की बात ही नहीं है यहाँ पर, तो हम पहले अभी स्विच ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे। ठीक है, स्विच ऑफ करेंगे। बिजली की सप्लाई बंद करना है। देखो, यदि किसी व्यक्ति को करंट लग रहा है तो सबसे पहले मेन स्विच या एमसीबी या फ्यूज बंद करें ताकि बिजली का प्रवाह रुक जाए। यदि सप्लाई बंद किए बिना किसी व्यक्ति को छुएंगे तो आपको भी करंट लग सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बताओ। अब देखो आगे, अब क्या है, यदि स्विच पहुंचना संभव हो, अगर मतलब स्विच तक आप नहीं पहुंच रहे हैं तो वो जो वायर होगा, सूखी लकड़ी या प्लास्टिक या सूखी रस्सी जैसे कुचालक वस्तु से व्यक्ति को बिजली के स्रोत से अलग करें। भाई अगर आप उसको, उस इंसान को डायरेक्ट छुएंगे तो आपको करंट लग सकता है। तो पहले क्या करें, अगर स्विच नहीं बंद कर पा रहे हैं तो देखो, पाइप पड़ा हो, वहाँ पर बांस पड़ा हो या डंडा पड़ा हो सूखा, जिसमें करंट का प्रवाह ना हो सके, उससे पहले उसको दूर करना चाहिए। भाई पहले इंसान को वहाँ से उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा पदार्थ अच्छा कुचालक है। चालक और कुचालक में अंतर होता है। चालक क्या करता है, करंट प्रवाह को बढ़ाता है, जिसमें धारा गुजरती है, वो चालक होता है। आप कह रहे हैं कुचालक, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तांबा क्या है, तांबा तो चालक है। तांबा क्या है, तांबा चालक है। एल्युमिनियम भी चालक है। रबर क्या है, रबर में करंट प्रवाह होता है? नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, रबर कुचालक हो जाएगा। क्या है, लोहा भी चालक है। तो देखो, रबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। रबर क्या है, रबर विद्युत धारा को नहीं गुजरने देता है, इसलिए इसे तारों की इंसुलेशन, देखो तारों में क्या, रबर ही तो लगाई जाती है ऊपर, जो हम लोग तार यूज करते हैं उस पर क्या लगा होता है, रबर यूज होता है। और इंसुलेशन दस्तानों और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाता है। भाई रबर जब इंसुलेशन का काम करता है, कुचालक का काम करता है, तो इसके दस्ताने और तार के ऊपर इसका आवरण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखो, आप जब किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, ये मशीन लगी है, यहाँ पर देखो एक वायर लगा होता है, और ये वायर लगभग सभी मशीनों से जाके एक ज़मीन में, मतलब ये गहरे गहरे उसमें इंटर कर दिया जाता है। ये होता है क्या, अर्थिंग। क्या होता है, अर्थिंग। इसका मुख्य काम ये होता है, पहले समझ लीजिए, मुख्य काम ये होता है,
जब मशीन चल रही होती है, बाई चांस अंदर कोई तार छूट गया, तार क्या हुआ, छूट गया, और ये मशीन के ऐसे टच कर गया। अब क्या है, मशीन की बॉडी जो है लोहे की है, अगर आपने मशीन उसको क्या किया, टच किया या छुआ, जैसे आपने छुआ तो क्या होगा, करंट आपको लग जाएगा। तो इससे क्या होता है, जब ये अर्थिंग कर दी जाती है, तो मतलब ये देखो जो अर्थिंग यहाँ पर है, यहाँ पर देखो ये अर्थिंग क्या होता है, ये जो इसमें जो करंट होता है वो क्या होता है, इसको ग्राउंड कर देता है। तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए इसका अर्थिंग का काम क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाना नहीं, बिजली बढ़ाना नहीं, मनुष्य और उपकरण की सुरक्षा करना। क्या होता है, मनुष्य और उपकरण की सुरक्षा करना, धारा बढ़ाना नहीं। भाई अर्थिंग का काम होता है मनुष्य और मशीन की सुरक्षा करना। देखो यदि किसी मशीन की धातु बॉडी के लीकेज करंट आ जाए तो अर्थिंग उस करंट को कम प्रतिरोध वाले रास्ते में ज़मीन की ओर भेज देती है। इसे करंट लगने के खतरा कम हो जाते हैं और सुरक्षा उपकरण भी जल्दी, देखो एमसीबी भी जल्दी ट्रिप कर जाती है। क्या, एमसीबी भी जल्दी ट्रिप कर जाएगी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, एमसीबी का मुख्य कार्य क्या है, वोल्टेज बढ़ाना। भाई एमसीबी का मुख्य काम, देखो जब आपके घर पर मेन लाइन से मतलब लाइट आई होगी, वायर आया होगा, तो वहीं पर सबसे पहले एमसीबी लगी होती है। भाई उसका काम वोल्टेज बढ़ाना थोड़ी ना होता है, अधिक धारा और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देना, हाँ ये चीज़ होता है। धारा बढ़ाना नहीं होता है, धारा भाई उससे थोड़ी ना धारा बढ़ता है, बिजली बनाना उससे थोड़ी ना बिजली बनता है। तो आप उसका काम क्या होता है, अधिक धारा और शॉर्ट सर्किट को सुरक्षा देना। देखो एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पर स्वतः ट्रिप हो जाती है, बिजली के प्रवाह को रोक देती है, फ्यूज की तरह, मतलब इसका काम क्या होता है, फ्यूज की तरह होता है, और इसको बार बार बदलना नहीं होता है। भाई आपकी एमसीबी ट्रिप हो गई तो आप क्या करेंगे, एमसीबी को फिर ऊपर कर देंगे, उठा देंगे, फिर क्या होगा, फिर वैसे ही काम करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, फ्यूज वायर किस धातु का बना होता है। देखो फ्यूज वायर जो होता है उसका काम पहले ये समझ लीजिए, पहले उसका काम क्या होता है। फ्यूज वायर आपके उपकरण में इसलिए लगा होता है, जैसे कि यहाँ से आपके उसमें करंट आ रहा है, और जैसे करंट बढ़ा तो यहाँ से ये कट कर जाए, यहाँ से ये कट कर जाए, और जैसे कट कर गया तो इधर का करंट इधर, और इधर कोई सप्लाई नहीं होगी, इधर कोई सप्लाई नहीं होगी। जब कोई सप्लाई नहीं होगी तो आपका जो आगे वाला उपकरण है, आपका उपकरण सुरक्षित हो जाएगा, जिससे क्या है, आपका उपकरण ख़राब नहीं होगा। आप अगले दिन जाके वहाँ पर फ्यूज उसको दूसरा चेंज कर दें, क्योंकि 2 से 5 रुपए का मिलता है तो उसको चेंज कर दें। फ्यूज वायर का किस धातु का बना होता है, देखो तांबे का नहीं बना होता है, चांदी का नहीं बना होता है, टिन और सीसा का बना होता है। ये होता है मिश्र धातु होता है, मिक्स वाला क्या होता है, मिश्र धातु होता है। एल्युमिनियम का नहीं बना होता है, टिन और सीसा से बना होता है। देखो फ्यूज वायर ऐसी मिश्र धातु से बनाया जाता है जिसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। भाई अगर मेल्टिंग पॉइंट उसका गलनांक कम नहीं होगा तो क्या होगा, वो गलेगा नहीं, और गलेगा नहीं तो आगे के इक्विपमेंट खराब हो जाएंगे, पीछे तभी वो वायर नहीं कटाओगे। यह जल्दी से पिघलकर सर्किट को सुरक्षित कर देता है। क्या करता है, जल्दी से गल जाता है और सर्किट को सुरक्षित कर देता है। अगला देखो, अगला क्या है, विद्युत कार्य करते समय कौन सा पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आवश्यक है। देखो जब आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके पास दस्ताने होना बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी शूज होना बहुत ज़रूरी है, हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है। तो उपरोक्त में से सभी, ये आपके पास ऑप्शन होगा, उपरोक्त में से सभी। देखो पीपीई का उद्देश्य बिजली गिरती वस्तुओं एवं खतरों को सुरक्षा देना, इलेक्ट्रिक कार इंसुलेशन, दस्ताने, सेफ्टी शूज और हेलमेट का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गीले हाथों से विद्युत स्विच क्यों नहीं छूना चाहिए। भाई आप अगर गीले हाथों से बिजली छुएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक प्रवाह आप में आ जाएगा, क्योंकि पानी जो है ना, विद्युत का प्रवाह उसमें हो जाता है पानी में, तो क्या है,
स्विच खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्विच खराब होने का कोई मतलब नहीं है। पानी विद्युत का चालक है इसलिए करंट लग सकता है। हाँ ये सही है, पानी भाई विद्युत का चालक करता है, इससे आपको क्या हो जाएगा, करंट लग जाएगा। बिजली बंद हो जाएगी, नहीं, बिजली बंद होने का कोई मतलब थोड़ी ना है। इसमें क्या है, आपको करंट लग जाएगा, इसमें कोई कारण नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, ऑप्शन बी। सामान्य पानी जिसमें घुले हुए लवण होते हैं विद्युत का अच्छा चालक होता है। गीले हाथ शरीर का प्रतिरोध कम कर देते हैं जिससे करंट लगने का जोखिम बढ़ जाता है। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर आपने ये सभी क्वेश्चन कर लिए तो मैं गारंटी कह रहा हूँ आपके अच्छे नंबर आएंगे, आपके अच्छे नंबर आएंगे। 100 में से ये तुम समझ लो कि मतलब आपके कितने भी कम आएंगे तो 60 से 70 तो आ ही जाएंगे। ठीक है, और 60-70 नंबर लाना एक अच्छी बात होती है। हमारे वहाँ देखो लड़के जो लाते हैं ना 96-97% तक लाते हैं बच्चे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आग लगने पर विद्युत उपकरण में कौन सा अग्निशामक प्रयोग करना चाहिए। भाई अगर आग लग गई आपकी इंडस्ट्री में या जहाँ आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसमें देखे होगे वहाँ पर सिलेंडर टंगे होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या भरा होता है, पानी नहीं भरा होता है। लाल लाल जो सिलेंडर होते हैं उसमें पानी नहीं भरा होता है, अग्निशामक भरा होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का काम ये होता है जब ये इनको वहाँ पर डालते हैं तो वहाँ की ऑक्सीजन को कम कर देते हैं। ऑक्सीजन लेवल जब कम हो जाता है, जब ऑक्सीजन लेवल कहीं का कम हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर आग फैलना बंद हो जाएगा, आग फैलना बंद हो जाएगा। इसीलिए जब आग लगती है तो वहाँ पर अगर ऑक्सीजन का हट जाए, ऑक्सीजन अगर हट जाए तो वहाँ पर आग नहीं लगेगी, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को डालते। भाई मिट्टी का तेल डाल दोगे, ये देखो मिट्टी का तेल कह रहा है, मिट्टी का तेल डाल दोगे तो क्या होगा, आग तो और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। ठीक है, बिजली से लगी आग पर पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि इसमें करंट फैल सकता है। ठीक है, इसमें क्या करना चाहिए, अग्निशामक विद्युत उपकरणों के लिए सुरक्षा मानी जाती है क्योंकि यह बिजली का चालक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को करंट लग जाए और वह बेहोश हो जाए तो बिजली बंद करने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए। भाई किसी व्यक्ति को करंट लग गया, अब वहाँ से करंट से तो अब जो करंट लग गया था वहाँ से तो आदमी हटा दिया गया है, मतलब अब फ्यूज वाला काम ख़त्म हो गया है, तो उसे दौड़ाना चाहिए, नहीं यार उसको दौड़ाना नहीं चाहिए। भाई वो तो वैसे भी परेशान है और आप उसे दौड़ाने की बात कर रहे हो, अगर उसको दौड़ाओगे तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसे दौड़ाना नहीं चाहिए, उसकी सांस और नाड़ी की जांच करना चाहिए। पहले तो आवश्यकता हो तो CPR देना चाहिए। भाई उसके पहले उसकी नाड़ी की जांच करो कि मतलब हाँ नाड़ी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, और आवश्यकता हो तो CPR देना चाहिए। उसे पानी बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए, उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उस समय तो आपकी वहाँ पर ज़रूरत है। आप ही तो वहाँ उसको डॉक्टर के यहाँ या डॉक्टर को बुलाएंगे, आप ही तो बुलाएंगे। अगर उसको छोड़ देंगे तो वो वैसे भी बेकार हो जाएगा। तो क्या है, बिजली बंद करने और व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर लाने के बाद उसकी सांस और नाड़ी की जांच करें। यदि सांस नहीं चल रही है और आपको प्रशिक्षण है तो CPR दें, तुरंत चिकित्सा सहायता बुलाएं। देखो हम लोग क्लास में CPR देना बच्चों को सिखाते हैं क्योंकि ये हम लोग रेगुलर क्लास चलाते हैं ना, रेगुलर क्लास चलाते हैं तो इसमें बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, अगला देखो। खतरे का संकेत बोर्ड क्यों लगाया जाता है। भाई खतरा है तो संकेत बोर्ड क्यों लगाया गया होगा, खतरे का है वहाँ पर। देखो सजावट के लिए, अरे ऐसी कोई बात क्या, मतलब जहाँ पर खतरा है वहाँ पर सजावट की क्या बात कर रहे हो। कर्मचारियों को खतरे से चेतावनी देने के लिए, कर्मचारियों को क्या चेतावनी दी जा रही है कि यहाँ पर खतरा है, आप लोग सावधान रहें। मशीन की पहचान करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। बिजली बचाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है।
वहाँ पर बोर्ड लोगों को उच्च वोल्टेज या जोखिम के बारे में चेतावनी देता है ताकि सावधानी बरतें, दुर्घटना से बच सकें। ठीक है, अगला देखो, इसमें वो थोड़े मेन पॉइंट हम लोग देख लेंगे, एक क्विक रिवीजन। सबसे पहले एमसीबी स्विच को ऑफ करना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, अर्थिंग मनुष्य उपकरण की सुरक्षा के लिए होता है। एमसीबी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की सुरक्षा करता है। फ्यूज अधिक धारा आने पर पिघल जाता है। गीले हाथों से बिजली का उपकरण नहीं छूना चाहिए। इलेक्ट्रिक फायर CO2 फायर का उपयोग करना चाहिए। PPE दस्ताने, सेफ्टी शूज और हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। करंट लगने पर सबसे पहले बिजली बंद करें, फिर सांस और नाड़ी जांच करें। ठीक है, अब देखो अगला चैप्टर हम लोग करेंगे। अगला चैप्टर नंबर 2 करेंगे। देखो पहले चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। अब क्या है, आप लोग देखो 1 घंटे की तो वीडियो 1 घंटे की हो सकती है, लेकिन मैं इसी 1 घंटे में आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल, मतलब मैं आपको बिल्कुल जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे ही बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अगला क्या है, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम क्या कहता है भाई? ओम का नियम कहता है, देखो ओम का नियम कहता है यदि तापमान स्थिर है, कहीं जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर का तापमान स्थिर है, तो किसी चालक में बहने वाली धारा I लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बहने वाला धारा I लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो V इक्वल टू IR, क्या V इक्वल टू IR। ठीक है, अब देखो V इक्वल टू IR होगा। अब देखो, अब V इक्वल टू IR ये होगा। अब देखो आपको I निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, R इधर चला जाएगा, तो हम I निकाल लेंगे। ठीक है, और R अगर निकालना है तो क्या होगा, ये R इधर रहेगा और V बटे I हो जाएगा। तो इसमें आपका कन्फ्यूजन वैसे होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने क्लास की है तो ये फार्मूले बहुत इजी हैं। ठीक है, देखो मैं तो वहाँ पर एक ये चीज़ पढ़ा देता हूँ, इसमें V, इसमें I, इसमें R। देखो V अगर I निकालनी है, पहले देखो I निकालनी है तो V देखो ऊपर है और R नीचे है। ठीक है, यहाँ पर समझे। अगला देखो अगला क्या, अगर V निकालनी है तो I लिखा है और सामने R लिखा है। ठीक है, अगर R निकालना है, क्या निकालना है, R निकालना है, तो R निकालना है तो V देखो ऊपर है, I नीचे है। मतलब इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये फार्मूले खाली ये एक आप ट्रायंगल बनाना सीख जाएं, ये पूरे फार्मूले आपको बने बनाए मिल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। I निकालनी तो V ऊपर है, R नीचे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यदि वोल्टेज 220 वोल्ट और प्रतिरोध 44 ओम है तो धारा कितनी होगी? अभी देखो V इक्वल टू IR मैंने बताया था, इसमें वोल्टेज दिया है, प्रतिरोध दिया है, ये दिया है, तो आपको I निकालनी है तो क्या हो जाएगा, V बाई R। वोल्टेज देखो कितना दिया है, 220 वोल्ट और ये 44 दिया है। जब इसको कर देंगे I एम्पियर में आ जाएगी। काहे में? एम्पियर में, क्योंकि जो करंट है एम्पियर में मापा जाता है। ये देखिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर आ जाएगा। करंट निकालने के लिए हमेशा वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस करें। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
भाई चैप्टर नंबर 2 चलना है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गए हम लोग। ठीक है, देखो अभी तक आपने जो नहीं पढ़ा है उसको मैं चूरन चटनी दे रहा हूँ। भाई जो चूरन चटनी है ना, आपको मैं गारंटी कह रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे पेपर कितना टफ आए, आप पास होके आओगे, गारंटी है। यदि धारा 5 एम्पियर प्रतिरोध 20 ओम है तो वोल्टेज कितना होगा? यदि धारा 5 एम्पियर, देखो आई बराबर कितना है? 5 एम्पियर है। आई है ना, धारा आई होती है, प्रतिरोध आर बराबर देखो कितना है? 20 ओम। अब वोल्टेज कितना होगा? V बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो V इक्वल टू आई आर होगा कि नहीं होगा? ये फार्मूला लगा देंगे। V कितना है? 5 है। V कितना है? 5। देखो एक मिनट, V देखो 5 है, गुणे R है, R क्या है? 20 है। 20 बच्चे 100। देखो वोल्टेज में है, V है, तो इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो। ओके, आगे देखो। अब देखो क्वेश्चन फिर वही आया, यदि वोल्टेज 240 वोल्ट है और धारा 6 एम्पियर है तो प्रतिरोध कितना होगा? R इक्वल टू V बाई आई। देखो अभी मैंने जो ट्रायंगल में फार्मूला बताया उस पे ही सभी क्वेश्चन आधारित हैं। ठीक है, वोल्टेज इसमें देखो कितना? 240। आई देखो कितना है? 6 चौक 24, कितना आ जाएगा? 40 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 ओम। देखिए एक्सप्लेनेशन दिया है, आप लोग देखो भाई, अगर नहीं पढ़े हो तो इतना ही पढ़ लो, आपको थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा ना। विद्युत शक्ति का पावर सूत्र क्या है? विद्युत शक्ति का पावर सूत्र क्या है? देखो पावर तभी आता है जब वोल्टेज और करंट होता है। क्या है? वोल्टेज गुणे करंट। पावर तभी, भाई आपके घर में पावर कहते पावर नहीं आ रहा है, वोल्टेज अगर कम है तो गड़बड़ है। वोल्टेज और करंट का होना जरूरी है। क्या है? वोल्टेज और करंट का होना जरूरी है। पावर का अर्थ है किसी उपकरण द्वारा प्रति सेकंड उपयोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा। P इक्वल टू वी आई। क्या है? P इक्वल टू वी आई। ठीक है, और ये सूत्र जो हैं इसी से निगमन किए गए हैं। ठीक है, अगर बताओगे तो हम एक वीडियो और बना देंगे जिससे आपके अब 80% नंबर कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 220 वोल्ट पर 10 एम्पियर धारा बह रही है, शक्ति कितनी होगी? शक्ति कितनी होगी? ये देखो क्वेश्चन, ये देखो P इक्वल टू वी आई। भाई पावर निकालनी है हमको, कितनी शक्ति है। हम भाई अगर पावर है तो वही तो शक्ति है। हिंदी में देखो, हिंदी में शक्ति, इंग्लिश में पावर। अब देखो V कितना है, वोल्टेज कितना है इसमें? 220। I कितना, धारा कितनी है? 10। क्या निकल जाएगा? 22। भाई एक जीरो इसमें लगा देंगे, कितना हो जाएगा? और पावर इसका मतलब जो यूनिट होता है वाट होता है। भाई किसी के पास जब पावर होता है तभी तो वाट लगा देता है। वाट कब लगती है? भाई कहते हैं ना, मेरे पास इतना पावर है तो मैं तुम्हारी वाट लगवा दूंगा। ठीक है, और इसको अगर वाट में है, किलोवाट में बदलना है, 2.2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन भी मिल गया वही, 1 किलोवाट को, किलोवाट बराबर कितने होता है? 1 किलोवाट जो होता है 1000 वाट के होता है। 1 किलोवाट को करने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। तो क्या हो जाता है? वाट में हो जाएगा। यदि कोई मोटर 2 किलोवाट की है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? फिर वही वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या है? भाई विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या है? विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या है? E बराबर PT, एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम। ठीक है, आगे देखो, ये
क्वेश्चन कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाएं, तो आप लोग देखो तैयारी से अपने रहो। मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो आप उसको तैयारी से रहो। 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है तो कितनी ऊर्जा खर्च करेगा भाई? ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आपके घर में 100 वाट का बल्ब लगा होगा, या इस समय 9 वाट का बल्ब लगा होगा, 10 वाट का बल्ब लगाओ, और वो बल्ब कितने घंटे जलता है? 10 घंटे जलता है, 15 घंटे जलता है, 20 घंटे जलता है। तो आप बता सकते हो ना कि मतलब कितनी ऊर्जा खत्म होगी। भाई आप इलेक्ट्रीशियन बन रहे हो, टेक्नीशियन बन रहे हो, तो ये सब चीज़ें कैलकुलेशन तो आपको आने चाहिए ना। तो क्या है 1 यूनिट, देखो 1000 वाट गुणे मतलब 100 वाट गुणे 10 आवर, तो कितना हो जाएगा? 1000 वाट। 1000 वाट, और इसको एक किलोवाट में बदलने के लिए इसको पता है 1000 से आप भाग दे दीजिए। 1000 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। देखो 1000 वाट है, वाट है तो क्या है, एक इससे 3 जीरो, इससे 3 जीरो, तो क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट, किलोवाट आवर हो जाएगा। मतलब 1 यूनिट। जी आपको यूनिट निकालनी होती है तो वही है, आप 1 यूनिट ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब देखो अगला क्या है। यदि धारा दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध समान रहे तो शक्ति कितनी होगी? तो शक्ति कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। शक्ति कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। देखो P = I² R। यदि करंट को दुगना किया जा रहा है, यदि धारा दुगनी हो जाए, धारा का मतलब I करंट कितना है? 2 गुना, कितना? 2 गुना कर दिया जाए तो 2A, ये देखो इसको करो 2A, मतलब 2A था तो 4A हो गया, तो पावर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और अगर दुगनी है तो मतलब 4 का 16 हो जाएगा, अर्थात करंट दुगना होने पर पावर 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अगला देखो। अब अगला चैप्टर आएगा सीरीज, तीसरा चैप्टर आएगा सीरीज सर्किट में धारा कैसे होती है। सर्किट में धारा कैसी होती है। अगला देखो, हर प्रतिरोध में अलग अलग धारा होती है। भाई सीरीज है, सीरीज का मतलब ऐसे लगा है, ऐसे लगा है। ये देखो सीरीज में लगे हैं, काहे में लगे हैं? सीरीज में लगे हैं। हर प्रतिरोध में धारा अलग अलग होती है। सभी प्रतिरोध में भाई इसमें क्या है, यहाँ से V जाएगा, अगर V गया तो मतलब यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा, और यहाँ भी V होगा। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें क्या होगा, जो मतलब ये इस सॉरी एक मिनट, यहाँ जो करंट I होगा, यहाँ करंट I होगा, और यहाँ करंट क्या होगा? I होगा। सभी प्रतिरोधों में समान होती है। सभी प्रतिरोधों में क्या होती है? धारा क्या होती है? समान होती है। ठीक है, सीरीज करंट में करंट के लिए केवल एक ही रास्ता होता है। देखो एक रास्ता यहाँ से जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा, यहाँ लौटा। इसलिए जितनी धारा पहले प्रतिरोध से गुजरती है, जो ये देखो मैंने रेजिस्टेंस बनाया प्रतिरोध R, उतनी ही धारा बाकी सभी प्रतिरोधों से गुजरती है। जो धारा यहाँ आएगी वही धारा यहाँ आएगी। ठीक है, ये सर्किट में 5 एम्पीयर धारा बह रही है तो प्रत्येक रेजिस्टेंस में भी 5 एम्पीयर धारा होगी। ठीक है, 5 एम्पीयर धारा होगी। ओके, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2। भाई चैप्टर नंबर हम लोग 3 कर रहे हैं, बिना रुके हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अब कुछ दिन ही बचे हैं, कुछ दिन ही बचे हैं, महीने नहीं बचे हैं, कुछ दिन बचे हैं, हफ्ते 2 हफ्ते भी नहीं बचे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको बिना रुके ही करना पड़ेगा। हमको 1-2 घंटा टाइम देना ही पड़ेगा। अगर 1-2 घंटा टाइम नहीं देंगे तो क्या होगा, हम लोग फेल हो सकते हैं। तो क्या है इसमें देखो, सीरीज सर्किट में वोल्टेज का वितरण कैसा होता है। सीरीज सर्किट में वोल्टेज का वितरण कैसा होता है। अब देखो सीरीज सर्किट में कुल वोल्टेज अलग अलग प्रतिरोध पर उनके मान अनुसार विभाजित होते हैं। 12 यदि 12 वोल्ट की सप्लाई 2 समान प्रतिरोधों पर लगाए जाते हैं तो प्रत्येक में लगभग क्या होगा,
देखो वोल्टेज क्या होगा, बदल जाएगा। वोल्टेज सीरीज में क्या होता है, बदलता है। करंट सीरीज में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इसमें प्रतिरोध के अनुसार बढ़ता है। अगर दो प्रतिरोध हैं तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 5 5 हो जाएगा। ओके, अगला देखो, सीरीज सर्किट में कुल प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है। सीरीज सर्किट में कुल प्रतिरोध कैसे निकाला भाई, सीरीज वाला आपने फार्मूला पढ़ा होगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और जितने भी हैं RN सीरीज में। और पैरेलल में क्या होता है, जैसे कि इसमें पहले देख लो, जैसे कि तीन लगे थे, एक 3 ओम का लगा था, एक 5 ओम का लगा था, एक 8 ओम का लगा था। तो 3 5 8 8 8 16 हो जाएंगे, 16 ओम इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो क्या है, हम लोग आगे देखेंगे। अब देखो ये हो गया ना, सीरीज सर्किट में कुल प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, तो क्या ये वाला निकाला जाता है। ठीक है, अगला देखो, पैरेलल सर्किट में, जो पैरेलल सर्किट होता है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कैसे निकाला जाता है, वोल्टेज कैसे निकलता है, समान। देखो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज, पैरेलल सर्किट में सभी शाखाओं में सीधे सप्लाई से जुड़ी होती है, इसलिए हर शाखा में सप्लाई बराबर वोल्टेज होता है। यदि सप्लाई 220 वोल्ट है तो प्रत्येक शाखा में 220 वोल्ट होगा। इसीलिए घर की जो वायरिंग की जाती है, काहे में की जाती है, पैरेलल सर्किट में की जाती है, पैरेलल में की जाती है। अगर पैरेलल में नहीं करोगे तो क्या होगा, वो जितने रजिस्टेंस होंगे वहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड अगर 5 हैं रजिस्टेंस और आपका मतलब 5 जगह डिवाइड हो जाएगा, तो आपके घर पर वोल्टेज आपको बहुत कम मिलेगा। इसलिए घर की वायरिंग कैसे करते हैं, पैरेलल करते हैं, घर की वायरिंग पैरेलल करते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज क्या रहेगा, समान रहेगा भाई। देखो अब क्या है, पैरेलल सर्किट में करंट कैसा होता है भाई। अभी आपने देखा था, अगर इसमें वोल्टेज समान रहता है, अगर वोल्टेज कैसा रहता है, वोल्टेज समान रहता है, तो करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब क्या है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, समान रहता है नहीं, शाखाओं में विभाजित हो जाता है। ठीक है, शाखाओं में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। पैरेलल सर्किट में धारा कई रास्तों में बढ़ जाती है। कुल धारा बराबर सभी शाखाओं की धारा का योग। यदि कुल धारा 10 एम्पीयर है, 2 शाखाएं हैं, तो प्रत्येक शाखा में 5 एम्पीयर बहेगी। ठीक है, अगर एक बार में ना समझ में आए तो एक बार इसको स्पीड में करके देख लीजिएगा भाई। मैं कह रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पेपर दे के आइएगा तो इसको मिला लीजिएगा आधा घंटे बैठ के। 2 प्रतिरोध 10 ओम 20 ओम सीरीज में जुड़े हैं। प्रतिरोध मतलब रजिस्टेंस यार, काहे में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। तो अब बताइए 10 और ये 20, ये जब सीरीज में जुड़े हैं तो मैंने अभी बताया था R बराबर R1 प्लस R2। तो R कितना है, R1 कितना है 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये देखिए 30 ओम। ठीक है, कितना है 30 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, 2 समान 10 ओम रजिस्टेंस 10 ओम प्रतिरोध पैरेलल में जुड़े हैं, कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध कितना होगा। अब देखो ये कैसे जुड़े हैं, ये ऐसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, ये पैरेलल में जुड़े हैं, ये कुछ ऐसे सर्किट बनेगा, पैरेलल में जुड़े हैं। यहाँ 10 है तो यहाँ 10 है, तो 1/10 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 10 आएगा
तो कितना, यह मतलब कितना टोटल मिला के प्लस 2 बराबर 1/2/10। 2/10 का मतलब हो जाएगा 1/5। देखो होता क्या है, 1/r होता है। तो अब इसको पलटेंगे तो r आ जाएगा 5। r कितना आ जाएगा, 5 ओम। क्या आ जाएगा, 5 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। घरों में वायरिंग किस प्रकार होती है, अभी मैंने बताया था। घरों में वायरिंग किस प्रकार होती है, सीरीज वायरिंग होती है, पैरेलल होती है, या दोनों, या कोई नहीं। तो क्या होता है, मैंने अभी बताया था पैरेलल होती है कि उसमें वोल्टेज बराबर रहता है। क्या होता है, वोल्टेज बराबर रहता है। ठीक है, पैरेलल वायरिंग होती है। घरों में सभी उपकरण समांतर जुड़े होते हैं। हर उपकरण को 220-230 वोल्ट चाहिए। हर उपकरण खराब होने पर बाकी उपकरण चलते रहें। भाई अगर सीरीज में होगा तो मतलब एक उपकरण खराब हो गया तो आगे के उपकरण नहीं चलेंगे। हर उपकरण को अलग अलग स्विच नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि सीरीज सर्किट में एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या होगा, भाई अभी तुमको समझा रहा हूँ। अभी क्या है, सीरीज यहाँ पर लगा है, यहाँ पर ये बल्ब लगा है। क्या लगा है, बल्ब लगा है। फिर आगे गया, यहाँ पर एक बल्ब और लगा है। फिर आगे गया, यहाँ पर एक मशीन लगी है। फिर आगे गया, यहाँ पर एक फ्रिज लगा है। फिर आगे गया, यहाँ से सप्लाई स्टार्ट है। तो अब देखो क्या है, अब देखो यहाँ से सप्लाई जब चलेगी, ये बल्ब अगर जाएगा, ये सर्किट बना के यहाँ पूरा बनेगा, तभी तो ये सर्किट चलेगा, ये सर्किट। ठीक है, अगर यहाँ से सप्लाई नहीं आ रही, ये मान लिए काट दिया, या इस बल्ब में जो अंदर का वो है कोई वायर कट गया, तो आगे करंट नहीं जाएगा। जब आगे करंट नहीं जाएगा तो ये मशीन नहीं चलेगी, ये भी मशीन नहीं चलेगी, और जो भी मशीन है इसके अलावा कोई मशीन नहीं चलेगी। भाई तो ये सभी मशीनें बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो सभी बल्ब बंद हो जाएंगे। भाई सभी बल्ब बंद हो जाएंगे। सीरीज सर्किट में केवल एक ही रास्ता होता है, और यदि एक बल्ब फ्यूज होता है तो सर्किट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। सर्किट क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो सभी ऑफ हो जाएंगे, सभी ऑफ हो जाएंगे। यदि पैरेलल सर्किट में एक बल्ब फ्यूज हो जाए, देखो अब देखो पैरेलल की बात आ गई। सर्किट में एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या होगा, तो भाई एक देखो ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ये ऐसे था। भाई अब क्या है, यहाँ से जा रहा था। अब क्या है, ये अगर ख़राब हो गया तो क्या ये सप्लाई रुकी है, ये देखो ये सप्लाई नहीं रुकी है, और इसकी भी सप्लाई नहीं रुकी। ये तो क्या अलग अलग से जा रही हैं। तो इनकी जब सप्लाई नहीं रुकेगी तो ये क्या होंगे, ये चलते रहेंगे। ये ख़राब हो गया, इसको निकाल के दूसरा डलवा देंगे, तो सभी बल्ब बंद हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल वही बल्ब बंद होगा, वही बल्ब बंद होगा, बाकी सब चलते रहेंगे। वोल्टेज समाप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। धारा शून्य हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल वही बल्ब बंद हो जाएगा। पैरेलल में क्या होता है, इसलिए पैरेलल घर की वायरिंग पैरेलल की जाती है। देखो क्विक रिवीजन करना है तो एक बार इसको कर लेना। ठीक है, अब अगला हम चैप्टर पढ़ेंगे सेल वाला चैप्टर। सेल, सेल क्या है भाई, जो हम लोग घर पर यूज करते हैं, सेल, बैटरी वाला सेल। सेल क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र है। वोल्टेज बढ़ाने वाला नहीं, प्रतिरोध बढ़ाने वाला नहीं, धारा रोकने वाला नहीं। क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला। भाई इससे तो क्या होता है, हम लोग क्या बल्ब जलाते हैं, इससे तो बैटरी टॉर्च वगैरह जलती हैं। ठीक है, सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह एक डीसी करंट उत्पन्न करता है। टॉर्च और सेल रिमोट में यूज होते हैं। घर में जो बैटरी रखी होती है वो भी वही होती है। प्राथमिक सेल क्या होते हैं, अब देखो, जिसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सके वो प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल मतलब एक बार रिचार्ज नहीं किया जा सके, जो बैटरी में डालते हैं ना, घड़ी में डालते हैं, वो एक बार चार्ज होने के बाद
दोबारा चार्ज नहीं होते हैं। रासायनिक क्रिया पूरी होने के बाद उसे दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। ये पढ़ लीजिएगा। उदाहरण ड्राई सेल और जिंक कार्बन सेल। जो हम लोग ड्राई सेल मतलब ये सूखा वाला सेल नहीं है, जब कभी फोड़े होगे ना तो क्या होता है, सूखा उसमें वो निकलता है। अब देखो द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या का उदाहरण क्या है? द्वितीयक सेल का उदाहरण अब क्या है? द्वितीयक सेल जो हम लोग घर पर लेड एसिड बैटरी यूज करते हैं। सेकेंडरी सेल का रिचार्ज किया जा सकता है। देखो बैटरी को बार बार रिचार्ज करते हैं, उपयोग में लाया जा सकता है। कार बैटरी जो घर में चलती है और मोबाइल वाली बैटरी, ये क्या है? द्वितीयक सेल हैं। जो हम चार्ज कर सके वो द्वितीयक सेल हैं। ठीक है, अगला देखो बैटरी क्या होती है? एक सेल, कई सेलों का संयोजन, केवल एसी स्रोत, केवल प्रतिरोध। भाई बैटरी तभी बनती है जब कई सेल मिलते हैं। देखो ये बैटरी जो होती है इसमें देखो सेल पड़े होते हैं, सेल पड़े होते हैं और इनका हम ये मिक्स करके एक बार बाहर इससे, तो क्या होता है भाई? बैटरी तभी बनती है उसमें कई सेल पड़े होते हैं। क्या होता है? कई सेल पड़े होते हैं। देखो टार्च और कार की बैटरी। अब देखो इसमें कह रहा है बैटरी किस प्रकार की धारा मिलती है? बैटरी में किस प्रकार की धारा मिलती है? डीसी। सबको पता है, छोटे बचपन से पता है ये हम लोगों को। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुम लोग अगर फेल हो रहे हो। देखो बैटरी में रासायनिक क्रिया के कारण धारा हमेशा एक ही दिशा में बहती है, इसलिए डीसी करंट होता है। भाई डीसी करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। तो डीसी देखो धारा क्या होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा अभी मतलब देखो आपको पास होना है तो इसको पढ़ लीजिए। केमिकल रिएक्शन आप नहीं पढ़ने जाइएगा। हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो केमिकल रिएक्शन इसको बहुत विस्तार से पढ़ाते हैं। तो क्या है केमिकल रिएक्शन? लेड एसिड बैटरी का उपयोग कहाँ होता है? भाई लेड एसिड बैटरी का उपयोग कहाँ होता है? कार और इन्वर्टर, जो घर में इन्वर्टर यूज होते हैं उसमें क्या होता है? लेड एसिड बैटरी होती है। ठीक है, लेड एसिड बैटरी बड़ी क्षमता वाली बैटरी होती है। इसका उपयोग कार, ट्रक, यूपीएस जो घर में लगाए जाते हैं उसमें किया जाता है। बैटरी की क्षमता की इकाई क्या होती है? बैटरी की क्षमता की इकाई क्या होती है? देखो एम्पियर आवर। देखो उसमें लिखा होता है एच, कितने एच? 120 एच। देखो नहीं, मतलब जब बैटरी खरीदने जाओगे तो उस पर क्या पहले देखते हैं, कितने एच की चाहिए बैटरी? भाई हमको 120 एच की चाहिए, हमको 260 एच की चाहिए। मतलब हमको जैसा घर पर हमको ज़रूरत है। एम्पियर आवर, एम्पियर आवर कितना ज़रूरत है वही हमको बैटरी कैपेसिटी बताती है कि बैटरी कितनी देर तक कितने धारा दे सकती है। 40 एच का मतलब है 1 घंटे में 40 एम्पियर, 40 घंटे में 1 एम्पियर दे सकती है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? अगला देखो क्वेश्चन, सेल में इलेक्ट्रोलाइट का कार्य क्या होता है? सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट का कार्य क्या होता है? तो रासायनिक क्रिया को संभव बनाना होता है। ये देखो इलेक्ट्रोलाइट जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सेल के अंदर वह माध्यम होता है जिससे रासायनिक क्रिया होती है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उत्पन्न होता है। ठीक है, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा। देखो बैटरी हम लोग खत्म कर दिए, इसको क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। अब आगे आएंगे चुंबक वाला चैप्टर, नहीं एक चुंबक है। चुंबक क्या है? भाई चुंबक आप लोग जानते हो, चुंबक क्या है? लोहे को आकर्षित करने वाला पदार्थ क्या होता है? चुंबक होता है। लोहे को या लोहे से बनी चीज़ों को जो आकर्षित, वह चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे और निकेल कोबाल्ट को आकर्षित करता है। उसमें 2 ध्रुव होते हैं। कौन सा? एक नॉर्थ, एक साउथ। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, चुंबक कितने ध्रुव होते हैं? देखो अब 2 ध्रुव हो गए। अब देखो है कि नहीं, वही तो मिल गया, नॉर्थ साउथ। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? आप लोग अगर क्लास में डीप पढ़े होते तो ये सब चीज़ें बिल्कुल डीप से पढ़ाई गई हैं।
वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय प्रभाव महसूस हो। भाई जैसे कि आपके गांव में कोई विधायक होता है तो उसका पावर कहाँ तक होता है, आपके जहाँ जो जितना क्षेत्र होता है उस वहाँ तक उसका पावर होता है। भाई दूसरे क्षेत्र में उसका पावर नहीं होता है। आपके वहाँ कोई प्रधान होगा, उसका भी क्षेत्र लगता है। वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय प्रभाव महसूस हो तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। प्रधानी क्षेत्र, वह जहाँ प्रधान का क्षेत्र महसूस हो वह प्रधानी क्षेत्र होगा। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ उसका प्रभाव महसूस किया जा सके, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक किस प्रकार आधारित है? विद्युत चुंबक चुंबकीय प्रभाव पर आधारित। किस प्रभाव पर? विद्युत चुंबकीय। जब कुंडली में कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है चुंबक की तरह व्यवहार करती है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखिए थोड़े दिन रह गए हैं, आप लोगों में एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। भाई आप लोग अभी, कुछ लोग तो बेचारे घर से थोड़ा उनको पैसे की दिक्कत होती है तो क्या करते हैं, काम वाम करते हैं तो क्लास कभी कभी नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो उनका ये सब छूट जाता है। तो क्या है, पढ़ना जरूरी है। विद्युत चुंबक की ताकत किस पर निर्भर करती है? भाई ताकत किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है बताओ? बी, धारा की मात्रा और कुंडली के चक्रों पर। ठीक है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा ढंग से। धारा बढ़ाई जाती है, कुंडल के चक्रों की संख्या बढ़ाई जाए, सॉफ्ट आयरन कोर का उपयोग किया जाए। ठीक है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव पर धारा के प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव पर धारा के प्रभाव। देखो, इलेक्ट्रिक मोटर जब चुंबकीय क्षेत्र और धारा वाली कुंडली के बीच क्रिया होती है तो बल उत्पन्न होता है जिससे रोटर घूमता है। इसमें क्या होता है, मोटर में क्या होता है? एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। रोटर कौन होता है? जो रोटेट करता है, घूमता है। स्टेटर क्या मतलब? स्टेट रहता है, वो जो रुका रहता है। ठीक है, अब देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है? मोटर। बाएं हाथ का मोटर होता है। जनरेटर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, मोटर होता है, मोटर होता है। ठीक है, इस नियम से पता चलता है कि मोटर में बल किस दिशा में लगेगा। लेफ्ट हैंड रूल। अंगूठा जो दिखाएगा बल दिखाएगा, तर्जनी जो दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी और मध्यमा जो दिखाएगा करंट दिखाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है? ठीक है, अब देखो अगर वो बाएं हाथ का नियम मोटर था तो ये दाहिने हाथ का जनरेटर हो जाएगा। भाई जनरेटर तुम लोग किस हाथ से चलाते हो ये बताओ? दाहिने हाथ से चलाते हो, देखो कि नहीं देखे हो? भाई हैंडल को किस हाथ से मारते हो? दाहिने हाथ से। हैंडल को किस हाथ से पकड़ते हो? तो याद करने का तरीका देखो, अगर दायां हाथ से कह रहा है तो देखो भाई मैं जनरेटर को किस हाथ से चलाता हूँ? दाहिने हाथ से चलाता हूँ। ठीक है, अब देखो हम अगले चैप्टर में पहुंचे हैं, डायरेक्ट डीसी करंट। डायरेक्ट करंट मतलब डीसी। अभी बैटरी वाली पूरी बात हो रही थी तो उसमें डीसी करंट वाली बात हो रही थी। डायरेक्ट करंट जिससे धारा बदलती रहती है? नहीं भाई, डायरेक्ट का डीसी का मतलब इसमें धारा क्या होती है? बदलती नहीं है, जिससे धारा एक ही दिशा में रहती है। देखो डीसी का मतलब होता है सीधे चलती है, कोई दिशा नहीं बदलती है, जिससे धारा एक ही दिशा में बहती है। डीसी इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं जिससे पोलैरिटी स्थिर रहती है। इससे स्टडी क्या है? स्टडी करंट होता है। ठीक है, अगला देखो एसी क्या होता है? एसी क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? वो क्या होता है? देखो ऐसे होता है, ये क्या देखो, ये प्लस में है तो ये माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में। स्थिर होता है? नहीं। केवल एक ही दिशा में बहने वाली धारा है? नहीं। समय पर दिशा बदल देती है। देखो ये समय पर ये प्लस था तो ये समय कुछ समय माइनस रहा, फिर कुछ समय प्लस रहा तो कुछ समय
माइनस रहा। एसी धारा वोल्टेज के समय के साथ अपनी दिशा मान बदलते रहते हैं या साइनसोइडल वेव के रूप में जानी जाती है। घर की बिजली क्या होती है? एसी होती है। बैटरी क्या होती है? डीसी होती है। घरेलू उपकरण, देखो अगला क्वेश्चन, भारत में घरेलू एसी सप्लाई कितनी होती है? देखो 220 से 240 होती है। कितनी होती है? 220 से 240 और 50 हर्ट्ज होता है। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी इसकी है 50 हर्ट्ज। देखो अपने इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है और फॉरेन में जो अमेरिका है उसमें कितना होता है? 60 हर्ट्ज। ये क्या होता है? रोटेशन पर सेकंड होता है। ये जो 50 हर्ट्ज होता है, आपका जो रोटर रोटेट कर रहा है एक सेकंड में कितनी बार कर रहा है? 50 बार कर रहा है। ठीक है, ये देखो एसी की आवृत्ति, देखो अभी फ्रीक्वेंसी की बात किए थे। प्रति सेकंड दिशा परिवर्तन, एक सेकंड में कितने चक्कर मारा? भाई एक दिशा, तो पहले प्लस किया फिर माइनस किया। फ्रीक्वेंसी यह बताती कि एसी धारा एक सेकंड में कितनी बार अपनी दिशा बदलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीसी का स्रोत कौन सा है? भाई आप घर में डीसी का स्रोत कौन सा है? देखो डीसी का स्रोत जनरेटर, बैटरी, ट्रांसफार्मर, मोटर। क्या होता है? बैटरी। भाई अभी बैटरी बात कर रहे थे तो डीसी की बात कर रहे थे ना, तो क्या है? डीसी क्या है? बैटरी है। अब देखो इसको बैटरी और सेल डीसी सप्लाई देते हैं क्योंकि इसमें धारा केवल एक ही दिशा में बहती है। एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया, भाई आपके घर में एसी है और उसको डीसी में बदलना है तो आपको क्या लगाना होता है? रेक्टिफायर। क्या लगाना होता है? रेक्टिफायर मतलब बढ़ाना। ठीक है, रेक्टिफायर डायोड सर्किट एसी को डीसी में बदलता है। इसका उपयोग चार्जर, पावर सप्लाई, भाई अभी आपके घर में जो एसी आ रही है, देखो एसी है, एसी आ रही है, उसको डीसी करना है तो क्या आपको लगाना पड़ेगा? वही जो इन्वर्टर लगाते हो। ठीक है, डीसी कहाँ उपयोग होता है? भाई बताओ डीसी कहाँ उपयोग होता है? बैटरी उपकरणों में डीसी उपयोग होता है। किस उपकरण में? बैटरी उपकरण में। ठीक है, मोबाइल टॉर्च में, जो भी ये इक्विपमेंट हैं छोटे वाले, लगभग उनमें डीसी उपयोग होता है। मोबाइल, टॉर्च, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, एसी का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? भाई एसी का मुख्य उपयोग आपके घर में होता है। भाई एसी करंट तो आपके घर में आता है, ये देखो घर में आता है आपके घर में। कौन सा? एसी करंट। एसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए भी उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें पावर लॉस कम होता है। अगला देखो, ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? किस पे काम करता है? डीसी पर, एसी पर? भाई ट्रांसफार्मर हमेशा देखो आपके गांव में लगा होता है। आपके कभी देखे हो कि बैटरी में लगा हो ट्रांसफार्मर? नहीं, आपके गांव में लगा होता है ये ट्रांसफार्मर। ठीक है, देखो और ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? या तो उसके वोल्टेज को अप करेगा या तो डाउन करेगा। तो ये काहे पे काम करता है? एसी पे। भाई गांव के बाहर लगा होता है और ये जो लाइन आती है आपके गांव में वो एसी आती है। कौन सी आती है? ट्रांसफार्मर केवल एसी पे काम करता है क्योंकि इसमें बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड जरूरी होता है। ठीक है, एसी ओनली। एग्जामिनर पूछेगा, उस बार एग्जामिनर यही पूछ रहा था ट्रांसफार्मर कौन सा वो होता है, एसी होता है, डीसी होता है, तो मतलब लड़के बहुत घबरा रहे थे। डीसी की सबसे बड़ी कमी क्या है? देखो डीसी की सबसे बड़ी कमी, इसे लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। क्या है भाई? इसको डीसी को दूर तक भेजना कठिन होता है क्योंकि इसमें वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन आसानी से नहीं किया जा सकता। भाई इसमें ट्रांसफार्मर, जब इसमें ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जा सकता तो स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं होगा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है? ट्रांसफार्मर क्या करता है? मैंने अभी बोला या तो क्या करेगा? वोल्टेज को बढ़ाएगा या तो घटाएगा। क्या करेगा?
वोल्टेज को बढ़ाता है या तो घटाता है। भाई आपके जो घर में लाइट आती है पहले तो वहाँ 11,000 होती है ना, जो आपके वहाँ लाइन जो गुजरी होती है वो 11,000 की होती है, उसको डाउन करता है 1000 को वोल्टेज में करता है, 220 वोल्ट से 240 वोल्ट क्या करता है, डाउन करता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि आपके घर में कितनी वोल्ट की वो आती है, कितना वोल्टेज आता है, तो कितना 220 से 240। देखो ट्रांसफार्मर में एक स्थित उपकरण है जो एसी सप्लाई वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। देखो है ना, ये सिर्फ एसी को करता है, डीसी में बिल्कुल नहीं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, ट्रांसफार्मर जो किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा पर कार्य करता है। अभी देखो मैंने बताया था किसमें, एसी में। भाई जो गांव में लाइट आती है तो कौन सी आती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, देखो स्टेप अप कह रहा है तो वोल्टेज को अप कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप अप, अप मतलब ऊपर बढ़ाना, डाउन अगर यहीं पर पूछता है तो नीचे करना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखो वो भी क्वेश्चन पूछ दिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग कौन से होते हैं, मुख्य भाग कोर और वाइंडिंग होती है उसकी। मुख्य भाग क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग क्या है, कोर और वाइंडिंग। क्या, कोर और वाइंडिंग। ठीक, देखिए कोर और वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग इनपुट लेती है, देखो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग इनपुट लेती है और सेकेंडरी वाइंडिंग आउटपुट। प्राइमरी वाइंडिंग एसी सप्लाई दी जाती है और मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर में आउटपुट किससे मिलता है, तो उसमें अगर प्राइमरी से इनपुट मिल रहा है तो सेकेंडरी से क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। भाई ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में नहीं कहिएगा मतलब हमने पढ़ा नहीं और हमारे नंबर कम आए हैं। ये बहुत मेहनत से पेपर बनाया गया है, थोड़ी भी कमी नहीं की गई है। 2-2 टीचर 3-3 टीचर इस पे जुटे हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, कितनी होती है, 100% होती है। थोड़ा होता है 0.5 इसमें लॉस होते हैं कि हमिंग वगैरह होती है ना, तो उसमें थोड़ा कभी कभी लॉस आ जाता है। ट्रांसफार्मर के उपयोग में होने वाला कोर किस पदार्थ का बना होता है, ये जो ये पत्तियां जो बनी होती है सी शाइप, एल शाइप, ये किस की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की। काय की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की। ओके, देखो क्विक रिवीजन में इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे एमीटर। क्या पढ़ेंगे, एमीटर, एम्पियर मीटर। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले आऊँगा। एमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, क्या मापने के लिए, एम्पियर मीटर। देखो ए मीटर, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर कह रहा है तो आप क्या, धारा, एम्पियर किससे माप, एम्पियर क्या होता है, धारा मापते हैं ना। एम्पियर मीटर का उपयोग सर्किट में बहने वाली विद्युत धारा, क्या, सर्किट में बहने वाली विद्युत धारा। ओ एक मिनट, रुक जाओ थोड़ा, क्या हुआ, बैक हो गया। हम लोग लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। क्या करने वाले, कंप्लीट करने वाले हैं, थोड़ा ही रह गया है, 1-2 चैप्टर रह गए हैं। आप लोग परेशान नहीं होइएगा। देखो अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ दिन तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। आप अगर इसमें भी परेशान होंगे तो देखो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अगला, वोल्ट मीटर का उपयोग किसके लिए क्या होता है, वोल्टेज मापने के लिए। किसके मापने के लिए, वोल्टेज
वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंट वोल्टेज मापता है या इसे हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है? किस में जोड़ा जाता है? पैरेलल में। ओम मीटर, ओम मीटर देखो, ओम मीटर क्या हो? ओम मतलब रजिस्टेंस वाला बात कर रहा है। फिर देखो ओम प्रतिरोध, रजिस्टेंस ओम, ऐसे ओम मीटर होता है। ओम मीटर भाई क्या मापेगा? रजिस्टेंस, प्रतिरोध मापेगा। ओम मीटर किसी सर्किट या तार की रजिस्टेंस या अक्सर मल्टीमीटर का हिस्सा होता है। ठीक है। मल्टीमीटर क्या माप सकता है? मल्टीमीटर वोल्टेज मापेगा, धारा मापेगा, वोल्टेज मापेगा, धारा मापेगा, प्रतिरोध मापेगा, सब कुछ मापेगा। मल्टीमीटर का मतलब मल्टी, काफ़ी चीज़ें हैं उसमें। क्लैंप मीटर, क्लैंप भाई तुम नहीं देखे हो क्या? हम लोगों क्लास में करवाया था भाई। बिना सर्किट तोड़े मतलब क्या करते थे कि हम लोग एक तार के उसमें क्लैंप लगा देते थे। तो क्या होता था, हम लोग धारा बिना धारा माप लेते थे, बिना मतलब सर्किट को वो किए भाई उसमें कितनी वायर में कितनी धारा जा रही है। क्लैंप मीटर तार क्लैंप करके करंट मापता है, इसलिए सर्किट को डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्या? डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला देखो क्वेश्चन, मेगर का उपयोग क्या होता है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगर इंसुलेशन प्रतिरोध को मापता है। मेगर ये काफ़ी महंगा भी आता है। नेक्स्ट ईयर हम लोगों को ख़राब हो गया तो हम लोग लखनऊ से मेगर मीटर लाए थे। ठीक है। मेगर का उपयोग केबल और वाइंडिंग में इंसुलेशन टेस्ट के लिए किया जाता है। हाई वोल्टेज डीसी देकर लीकेज चेक करता है। ठीक है। वाट मीटर, भाई वाट मैंने अभी बताया था पहले। वाट कब लगा देते हो? किसी की वाट कब लगा देते हो? आपके पास जब शक्ति होती है, पावर होता है। क्या किसी को इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर का होता है वाट। ठीक है। एमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? भाई एम्पियर मीटर की बात कर रहा है। फिर तो कैसे जोड़ेंगे? सीरीज, और वो वोल्ट मीटर को पैरेलल में। एमीटर को सीरीज में इसलिए जोड़ते हैं कि ताकि पूरी करंट उससे होकर गुजरे। इसका रजिस्टेंस बहुत कम होता है ताकि सर्किट पर असर ना पड़े। ठीक है। क्विक रिवीजन कर सकते हो। अगला, घर की वायरिंग किस प्रकार होती है? घर की वायरिंग किस प्रकार होती है? भाई अभी मैंने तुमको बताता है पैरेलल होती है। कैसी होती है? पैरेलल। क्योंकि हर उपकरण को 220 से 240 वोल्ट मिल सके। एक उपकरण खराब हो जाए तो एक उपकरण रोकना ना पड़े, अलग अलग स्विच कंट्रोल हो सके। ठीक है। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य मैंने बता दिया था। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मशीनों की सुरक्षा और वहां पर काम करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा। अर्थिंग में कौन सा तार उपयोग किया जाता है? ग्रीन मतलब हरा तार उपयोग किया जाता है। कहीं पर अगर अर्थिंग लगी होगी तो कैसा उसका कलर कैसा होगा? ग्रीन होगा। ठीक है। देखो वायर को पहचानने के लिए ग्रीन कलर का उपयोग किया जाता है। यह सीधे अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है, वहाँ पर एक प्लेट लगाई जाती है इलेक्ट्रोड की। फ्यूज का काम क्या होता है? फ्यूज अधिक धारा से सुरक्षा कवच होता है। एमसीबी का पूरा नाम? मिनीचर मिनी सर्किट ब्रेकर। मिनी सर्किट ब्रेकर एमसीबी का पूरा नाम पूछेगा, मिनी सर्किट ब्रेकर। ये देखो मिनी सर्किट ब्रेकर। घरों में समानता वोल्टेज कितना होता है? 220 से 240। हम लोगों ने पहले बता दिया है 220 से 240। ठीक है। कोई दिक्कत? अर्थिंग का उपयोग, अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। कितना? बहुत कम। शॉर्ट सर्किट क्या है? फेज और न्यूट्रल का सीधा संपर्क। भाई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। घरों में वायरिंग में कौन सा तार करंट ले जाता है? भाई फेज वाला तार करंट ले जाता है। आरसीसीबी का उपयोग क्या है? लीकेज करंट को सुरक्षा देता है, वही अभी बताए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? बिजली का उत्पादन या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का अध्ययन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का अध्ययन इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक वह विज्ञान है जिससे इलेक्ट्रॉन, सूक्ष्म कणों और नियंत्रण उनके प्रवाह के अध्ययन किया जाता है।
जैसे कि मतलब मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है, बाजा में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है, कंप्यूटर, टीवी, ये छोटे छोटे उपकरण में इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग होता है। डायोड का काम क्या होता है भाई? डायोड का काम होता है एक दिशा में करंट को भेजना। जैसे कि इधर भेजेगा तो ये इधर भेजेगा। देखो, डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, करंट को केवल एक ही दिशा में फ्लो होने देती है, दूसरी दिशा में नहीं होने देती है। अगला देखो, एलईडी का पूरा नाम पूछ देगा। एलईडी का पूरा नाम देखो, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी एक स्पेशल डायोड है जिसे करंट फ्लो होने पर लाइट एमिट करता है या बहुत कम बिजली खपत करता है। भाई जो आपके घर में एलईडी लग रही हैं वही तो एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर मतलब बढ़ाना। एसी को डीसी में बदलना, अभी मैंने बताया था ना रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर डायोड का उपयोग एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। आपका जो इन्वर्टर होता है नहीं, जो आपकी बैटरी को भरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ट्रांजिस्टर का उपयोग क्या है? ट्रांजिस्टर का उपयोग देखो, सिग्नल को एम्पलीफाई करना। क्या? सिग्नल को एम्पलीफाई करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में उपयोग होने वाली धारा कौन सी होती है? भाई अभी मैंने बताया है आपको जस्ट, क्या होती है? डीसी होती है। भाई जितने छोटे उपकरण हैं उसमें सब में डीसी होती है। मोबाइल में डीसी होती है, आपके लैपटॉप में डीसी होती है, आपके जो टैब होते हैं उसमें डीसी होती है, आपकी एलईडी होती है उसमें डीसी होती है। ठीक है, कैपेसिटर का कार्य क्या होता है? भाई कैपेसिटर, वही नहीं पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बताओ। कैपेसिटर का कार्य क्या होता है? विद्युत आवेश को, देखो जो क्या होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जब देखो कभी एक में तार दोनों को टच कर दोगे तो बहुत चट से बोलता है, वही कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर, उसको आप लोग कहते हैं कंडेंसर। आप लोग क्या कहते हैं? कंडेंसर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर देखो, आंशिक चालक। सेमीकंडक्टर वह पदार्थ होता है जो सामान्य स्थिति में कम चालक होता है, लेकिन वह डोपिंग करने पर इसकी कंडक्टिविटी बदल सकता है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। क्या है? सिलिकॉन और। इलेक्ट्रिक मोटर का मुख्य कार्य क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर का मुख्य काम क्या है बताओ? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता। भाई आपके घर में जो मोटर होता है उसका काम क्या होता है? भाई या तो वो फैन चला रहा है या तो पानी निकाल रहा है। ठीक है, पानी को खींच रहा है। भाई उसमें जो पंखा लगा होता है उसको चलाता है, तो क्या होता है? विद्युत। भाई इसमें क्या, इलेक्ट्रिक में क्या देते हैं? विद्युत देते हैं। करंट मैंने दिया तो वहाँ से हमको क्या मिलता है? मैकेनिकल मिल जाता है। यहाँ पर मैकेनिकल मिल जाता है। ठीक है, जनरेटर का काम क्या होता है? भाई आपके गांव में जो शादी बारातों में जनरेटर जो आता है उसका काम क्या होता है? मैकेनिकल। भाई उसमें क्या होता है? हम लोग इंजन जब चलाते हैं तो उसको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, तो हमको क्या मिल जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो कोई यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये कोई क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? किस सिद्धांत पर काम करता है? चुंबकीय प्रभाव पर धारा का प्रभाव। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? जनरेटर किस सिद्धांत? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं पढ़े हो तो अब थोड़े दिन पढ़ लीजिए, 2-4 दिन आपके पास समय है तो पढ़ लीजिए। डीसी मोटर किस प्रकार की धारा उपयोग होती है? भाई डीसी कह रहा है तो डीसी, यार डीसी कह रहा है तो डीसी, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। मैं थोड़ा अब जल्दी कराऊंगा। एसी मोटर किस प्रकार की धारा? भाई एसी कह रहा है तो एसी, ये फिर पढ़ लीजिएगा। मोटर में कौन सा भाग घूमता है? भाई मैंने अभी बताया था, रोटर घूमता है। रोटर क्या घूमता है? रोटर घूमता है। ये देखिए, स्टेटर स्ट्रेट रहता है, रुका रहता है। मोटर और जनरेटर के मुख्य अंतर क्या है? एक भाई बिजली बनाता है और एक बिजली का उपयोग मतलब करता है। एक बिजली
बनाता है, जो मैकेनिकल से बिजली बना देता है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कर देता है, और इलेक्ट्रिकल से एक जो है इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल कर देता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके एग्ज़ाम के लिए आपको अग्रिम बधाई दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखो, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़े दिन तो आप पढ़ ही लीजिए प्लीज़। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ओके, आप लोग पेपर अच्छा करिएगा। थैंक यू।